बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये बड़ी समझ वाली बात है जो ओमान ने काम किया है। अब इस वक्त ओमान एक रोल भी प्ले कर सकता है अमन के लिए, इस खित्ते में जंगबंदी के लिए, और देखते हैं क्या रोल प्ले होगा। बहरहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा तो नहीं है कि जो आपके साथ शेयर किया जाए, कोई बड़ी खास बात उसमें से निकल आई हो, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट मुलाकात है। इसके अलावा इराक़ची ने मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पे बात की। तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं। उन्होंने ना सिर्फ इराक़ची से बात की बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान से भी उन्होंने बातचीत की। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ममालिक इस सारे सालसी के माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा सरगर्म है, उनमें पाकिस्तान है, तुर्की है, मिस्र है, ओमान है। ये वो ममालिक है जो काबिल कबूल है, यानी इनकी अमेरिकन से भी बात हो जाती है, इनकी ईरानियों से भी बात हो जाती है। अब एक रशिया है जिसकी अमेरिकन से बात नहीं होती, लेकिन ईरानियों के साथ उनकी बड़ी ठीक ठाक अलैक्सलैक है। चाइना है, वो ऑफर करता है कि हम ये बात करते हैं, लेकिन अमेरिका चाइना को बीच में आने नहीं देता, लेकिन ईरानियों के साथ उनकी ठीक ठाक बातचीत है। तो ये एफर्ट्स चलती रहेंगी, लेकिन खित्ते में जितनी ताकत जमा हो गई है, इतनी ताकत जमा करने के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप बगैर लड़े वापस चला जाएगा? एक बात सोचिए ना आप, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 बंदे नहीं भेजे, उसने कहा 15 घंटे की फ्लाइट है, पैसे जाया होते हैं और वक्त जाया होता है। यानी जिस आदमी ने को 50,000 फौज भेज दिए खित्ते में, उसने बड़े बड़े बहरी बेड़े भेज दिए पूरे खित्ते के अंदर, उसने दुनिया के महंगे तरीन हथियार पहुंचा दिए वहां पे। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों फ्लाइटें चल रही हैं, रोजाना की बुनियादों पे हथियार नस्ब किए जा रहे हैं। अरबों डॉलर जो आदमी खर्च कर रहा है रीजन में, वो अमन के लिए 2 लोगों को ट्रेवल नहीं करवा सकता। ये कुछ समझ में आने वाली बात है, लेकिन ट्रंप ने कहा जी वो खर्चा वर्चा बचाना चाहता है। मैंने उसके ऊपर तबसरा भी किया था कि ट्रंप ही खर्चा बचाना चाहता है, हम तो नहीं बचाना चाहते। हमने तो अपना अरबों रुपए का नुकसान कर लिया इस्लामाबाद में कर्फ्यू लगा के। बहरहाल ट्रंप ने जो जान का असला, जो जान के फौजी और हथियार, वो सारे पहुंचा दिए मिडल ईस्ट में। लेकिन जब अमन की बात आई, मुज़ाकरात की बात आई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मेरे लोग नहीं आ सकते, टेलीफोन पे बात कर लेंगे हम आपस में, और मुज़ाकरात अब टेलीफोन के ऊपर होंगे। ये दुनिया की तारीख के अनोखे मुज़ाकरात हैं कि जो टेलीफोन के ऊपर होंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी ऑफर भी कर दी है कि ईरान का जब दिल करे मुज़ाकरात का तो हमें टेलीफोन कॉल कर ले। एक और बड़ी मजे की बात आपको बताता हूं, स्टेज के ऊपर से ना जेडी वेंस को डोनाल्ड ट्रंप से पहले रेस्क्यू किया गया था। वो वीडियो मैंने देखी है अभी। पहले जेडी वेंस को यहां से पकड़ा, शोल्डर से उसको खींच के निकाला और उसको ले गए वहां से। फिर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो उसके बाद रेस्क्यू किया गया, लेकिन ज्यादा लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को रेस्क्यू करने के लिए जोर लगाया, लोगों की तादाद भी वहां ज्यादा थी। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि जिस किस्म का एक सिक्योरिटी फोर्सेज का रिस्पॉन्स होना चाहिए था, वो डोनाल्ड ट्रंप के मामले में नहीं था। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि 20 सेकंड के बाद तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कुर्सी से उठा के निकाला गया, और लगभग 7-8 सेकंड के बाद पहला आदमी पहुंचता है डोनाल्ड ट्रंप के सामने को। 12 सेकंड के बाद जो है वो बाकी लोग पहुंचते हैं और घेरा डालते हैं। इधर 3-4 सेकंड बहुत होते हैं। परवेज मुशर्रफ की बात मुझे याद है, परवेज मुशर्रफ ने बड़ा माइंड किया था जब श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था, तो परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि 3 सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम होता है कि आप 3 सेकंड के अंदर वापस हिट बैक कर देते हैं जिसको आपने मारना हो। कमांडो का तो ये काम है। लेकिन उस पर बड़े नाराज हुए थे कि वो हमलावर कैसे वहां से निकले और कैसे वापस अटैक नहीं किया जा सका, ये मुकाबला क्यों नहीं ठीक तरीके से हुआ, क्योंकि परवेज मुशर्रफ खुद भी एक कमांडो था, क्योंकि माजी में वो रहा उसका हिस्सा, तो इसलिए उसको आइडिया था। तो मैंने जो देखा डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी में, अमेरिका को बड़े सीरियस इक़दामात लेने चाहिए और लेने पड़ेंगे। अब नाज़रीन, आजकल मैं एक और चीज देख रहा हूं कि इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं वो बड़े चिड़चिड़े हो गए। कोई यूट्यूबर्स को डांट देता है, कोई इससे लड़ पड़ता है, कोई उससे लड़ पड़ता है, कोई इंटरव्यू देते हुए लड़ पड़ता है, कोई उठ के चला जाता है, कोई गले पड़ जाता है, कोई गालियां दे देता है, कोई एयरपोर्ट पे लड़ पड़ता है, कोई कहां पे, कुछ समझ नहीं आ रही बेचारों को। चिड़चिड़े हो गए हैं क्योंकि इन्होंने सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन ये आसिम मुनीर साहब की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पा रहे। मकबूलियत इमरान खान की कम नहीं हो रही, और जितने लोग लॉन्च किए जा रहे हैं उनमें से किसी की भी मकबूलियत ज्यादा नहीं हो रही। देखिए, मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन 2 चीजें मैं बताऊं, हर चीज की एक कीमत होती है और वो आपको अदा करनी ही पड़ती है। सियासत जो है ना, ये बड़ी जालिम चीज है, इसमें आपको काफी बर्दाश्त पैदा करनी पड़ती है। तो जितने भी लोग इमरान खान के मुखालिफिन हैं वो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। इमरान खान के ऊपर बड़े घटिया किस्म के मुकदमात बनाए गए हैं, इद्दत जैसा घटिया मुकदमा बनाया गया, उसके ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमात हो गए हैं। वो आज भी अपने आसाब को कंट्रोल में रखकर खड़ा है और मुकाबला कर रहा है। तो आज एक और भी बहस छिड़ी हुई है पाकिस्तान में कि क्या सरकारी मुलाजिम कोई पॉलिटिकल कमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मेरी नजर में नहीं कर सकता। सरकारी मुलाजिम को दौरान ड्यूटी यूनिफॉर्म में अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहिए। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आसिम मुनीर साहब को बिल्कुल सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, कायदे-ए-आज़म ने मना किया हुआ है। और डीजी ISPR 1-1 घंटा या इससे ज्यादा बाज़ औक़ात पूरी पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं
और पाकिस्तान का सारा मीडिया उसको दिखाता भी है, और हम बेशर्मों की तरह बाद में उसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चला रहे होते हैं कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, उन्होंने ये कहा। हालांकि उनका ये हक नहीं है, उनका तो बाइकआउट होना चाहिए और उनको मना किया जाना चाहिए कि आप यूनिफॉर्म के अंदर किस तरह सियासत कर सकते हैं, सियासी बयान दे सकते हैं। इंतहाई गैर मुनासिब है, बड़ी ज्यादती है। जब आप यूनिफॉर्म में और आप ड्यूटी पे तो फिर आपका कोई फेवरेट नहीं है, ना कोई आप कह सकते हैं मेरा फेवरेट है, ना ये कह सकते हैं कि मैं इसके खिलाफ हूं। ये आप नहीं कर सकते यूनिफॉर्म में अगर आप हैं तो। और ये काम आसिम मुनीर साहब, क्योंकि यूनिफॉर्म के अंदर जो सबसे ताकतवर आदमी पाकिस्तान में होता है वो आर्मी चीफ होता है, तो सबसे पहले उन पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। डीजीआई एसपीआर को इसका ख्याल रखना चाहिए, बाकी सबको रखना चाहिए। जब आप ऐसे इस ओहदे को इस्तेमाल करते हैं ना ताकत के बलबूते पे, तो फिर ये मामला नीचे तक जाता है। और दूसरी बात यह है कि बतौर कौम हमारे अंदर से बर्दाश्त खत्म होती चली जा रही है। मैं भी इसका एक हिस्सा ही हूं, लेकिन अगर आप अवामी नुमाइंदे हैं तो फिर आपको बहुत बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी पोलराइज बहुत ज्यादा हो गई। यहां पे हालात बहुत खराब हैं। ऐसे लोगों को बुलाकर प्रोटोकॉल दिया जाता है पाकिस्तान में जो लोग गालम गलोच में मशहूर है, यानी उनके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां लगा दी जाती हैं, जो गंदी गालियां देने में मकबूल है, बहुत मशहूर है। और शरीफ खानदान उन्हें अपने साथ उठाता बैठाता खिलाता पिलाता है और उनको फॉलो करता है, उनको प्रोटोकॉल देता है। मरियम नवाज हर उस आदमी को फॉलो करती है जो गंदी गाली दे सकता है सोशल मीडिया के ऊपर। बेशुमार लोग हैं गंदी गालियां देने वाले, मरियम नवाज उन्हें फॉलो करती हैं। तो सियासत के अंदर जो है ना वो बर्दाश्त खत्म होती चली जा रही है। मैं अभी यास्मीन राशिद साहिबा का एक स्टेटमेंट में देख रहा था, उनकी पोस्ट है, उन्होंने बताया कि सबकी आंखों के साथ कुछ ना कुछ गलत किया जा रहा है। सनम जावेद के हवाले से ये रिपोर्ट हुआ है कि उनकी दाई आंख मुतासिर हो गई। डॉक्टर साहिबा ने कहा जी कि इनको चेक करवाए, इनकी भी दाई आंख खराब हो रही है, इमरान खान की भी, बुशरा बीबी की भी, एक दो और लोग भी रिपोर्ट हुए हैं। तो ये क्या चल रहा है? तो ये कहा गया जनाब बुध को डॉक्टर आएगा आंखों वाला, वो देखेगा, वो नहीं आया। और अब कहा जा रहा है 2 हफ्ते के बाद कोई डॉक्टर आएगा और वो आकर सनम जावेद को चेक करेगा। ये बड़ा अलार्मिंग है। अगर सब लोगों की दाई आंख के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है और आंखें उनकी खराब हो रही हैं कैदियों की, तो उनको ऐसा क्या खिलाया जा रहा है या इस किस्म का वायरस है ये कि सब लोगों की आंखें ही मुतासिर हो रही हैं? तो इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और प्रॉपर मेडिकल टीम्स इसके ऊपर काम करें ताकि पता चले कि ये क्या हो रहा है। एक चीज नाज़रीन मैं जाते जाते आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ ने ना फौरी तौर पे, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, शहबाज शरीफ ने, सदर ने, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के वाकये के ऊपर मजम्मत कर दी। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक तकरीब में मौजूद था, उस तकरीब के बाहर फायरिंग हुई है और उन्होंने फौरी तौर पे मजम्मत जारी कर दी। मेरे ख्याल में 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, उन्होंने धड़ाधड़ मजम्मती बयान देना शुरू कर दिए और दुआएं शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप के हक में, नेक तमन्नाएं जारी करना शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप के हक में, और मजम्मतों से भरी हुई जो है ट्वीटें दाग दी इन्होंने 1 घंटे से भी पहले। लेकिन याद रखिएगा कि जब आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हुए ईरान में, तो ये बहुत देर तक ये कोई स्टेटमेंट देने के काबिल नहीं थे और उन्होंने कोई मजम्मत या कोई बयान जारी नहीं किया था। जो मिनाब स्कूल के अंदर 170 बच्चियां शहीद हुई 5 साल से लेकर 7 साल तक, उस पर शहबाज शरीफ ने कैसा और कब रिस्पॉन्ड किया जरा ये भी आप चेक कर लीजिएगा। तो ये गुलामी वाली सोच है कि डोनाल्ड ट्रंप को छींक भी आएगी तो ये जमीन पे झुक जाएंगे और उनकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे, फर्शी सलाम करेंगे उन्हें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को छींक भी नहीं आनी चाहिए, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दो। लेकिन अगर कहीं जुल्म हो जाए, ज्यादती हो जाए, बर्बरियत हो जाए हकीकत में, तो इनको बयान देने में कई दिन लग जाते हैं, अंदाजा कीजिए आप। और ये हकीकत है। शहबाज शरीफ ने बताया था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, और शहबाज शरीफ को अपनी औकात का बहुत अच्छे से पता है। लेकिन पाकिस्तानी अपनी औकात और अपनी हैसियत जानते हैं, उन्हें किसी किस्म का कम्प्लेक्स नहीं है। और पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि हम इतने बुरे के हकदार नहीं हैं जो हमारे साथ किया जा रहा है, और यही तो फटा है। 9 मई का मामला है फैज हमीद के ऊपर, लिहाजा इमरान खान भी इसके अंदर फंसेगा, ये कह रहे हैं। एक तो 9 मई, नंबर 2 क्या इमरान खान को भी फैज हमीद के साथ सजा होगी, ये बात पूछी जा रही है। नंबर 3 फैज हमीद का क्या बनेगा। नंबर 4 सवाल यह है कि जो बाकी हैं उनका क्या बनेगा। आइए आपको इन चारों सवालात के जवाब देते हैं। नंबर 1, यहां पे कहीं नहीं लिखा कि फैज हमीद को 9 मई में सजा हुई है। तफसीली फैसला आएगा, चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा। और अगर 9 मई में फैज हमीद को सजा दी तो फैज हमीद क्या अकेला था? फैज हमीद क्या अकेला पूरा 9 मई कर सकता है? इसके अंदर पे पूरा का पूरा जत्था मुलव्वस होना चाहिए, बहुत सारे और फौजी भी मुलव्वस होने चाहिए। फैज हमीद से ऊपर या फैज हमीद के नीचे
किसी एक शख्स को भी फैज हमीद के साथ सजा नहीं दी गई। क्या एक अकेला जर्नैल ये सारा कुछ कर सकता है? क्या इतनी बड़ी सियासी मुदाखलत और इतने बड़े खेल वो अपने जूनियर ऑफिसर्स की मदद के बगैर खेल सकता है? क्या उनमें से किसी को सजा हुई? किसी एक को भी नहीं हुई। फैज हमीद को अकेले को सजा हुई। इसका मतलब यह है कि इन्होंने ढोंग किया है, कौम को बेवकूफ बनाया कि हम एहतसाब कर रहे हैं और सिर्फ अपनी अना को तस्कीन दी है। फैज हमीद की सजा जो है वो अवेपोरेट हो जाएगी। इसको इन्होंने ठीक तरीके से सजा नहीं दी और ना ही ठीक तरीके से इसको ट्रायल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर दो नंबरी है। 9 मई का मामला किसी जगह पे जिक्र नहीं है, किसी जगह पे इसका अमल दखल नहीं है। क्या इमरान खान को सजा होगी? कैसे होगी? यानी फैज हमीद को शामिल करना पड़ेगा ना कि सियासी मुदाखलत फैज हमीद ने की और इमरान खान उसका हिस्सा था, इसी पे सजा हो सकती है ना। दो मामला हैं जिनको इमरान खान के साथ जोड़ा जा सकता है। एक, फैज हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। दूसरी सजा क्या हो सकती है कि फैज हमीद ने इमरान खान के साथ मिलकर सियासत की। यही बयानिया बनाया जा रहा है ना। ये दो चीजें, नंबर एक, सियासत में मुदाखलत के हवाले से जब ट्रायल के दौरान फैज हमीद और उसके वकील से यह कहा गया सियासत में मुदाखलत के हवाले से और इल्जाम सामने रखे गए, तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट दे दी और उस लिस्ट के अंदर सियासतदानों के, सहाफियों के और दीगर लोगों के नाम थे। नाम मैं आपको अभी नहीं बता रहा क्योंकि मैं भी अंडर ओथ हूं, तो मैं कुछ चीजें आपको नहीं बताऊंगा जो मेरे सोर्सेज से मुझे पता चली हैं। तो सियासतदानों के नाम भी दिए और याद रखिएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये कई पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आपको नजर आती हैं जिनके नाम है पाकिस्तान में, उन सब पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए फैज हमीद ने। बाकायदा लिखकर पूरी लिस्ट दी कि इन सियासतदानों को, इन सहाफियों को और इन लोगों को बुला लिया जाए और बुलाकर इनको इस ट्रायल का हिस्सा बनाया जाए। एक बंदे को भी नहीं बुलवाया गया। वो बार बार कहते रहे बुलाओ ना इनको, सियासत पे जो इल्जाम आप मेरे पे लगा रहे हैं कि मैंने सियासत की है तो इन सारों को बुला लो, लेकिन इन्होंने सियासत में मुदाखलत पे फैज हमीद को सजा देनी नहीं थी। ये बात आप फिर समझ लीजिए कि सियासत में मुदाखलत पे फैज हमीद को पक्की सजा देनी नहीं थी। इसमें फैज हमीद को निकालना था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि फैज हमीद से ज्यादा और घटिया सियासत तो जनरल बाजवा करता रहा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सियासत नहीं की जितनी एक साल में मैंने जनरल बाजवा को सियासत करते हुए देखा। और उस वक्त जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद एक साल तक फैज हमीद डीजी आईएसआई के ओहदे पर नहीं था। उस वक्त डीजी आईएसआई के ओहदे पर नदीम अंजुम था और जनरल बाजवा पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। ये लोग सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, तो इन दोनों को किसी किस्म की कोई सजा नहीं हुई, इन दोनों को बुलाया नहीं गया। इनको बचाने के लिए और इनके बाद आने वालों को बचाने के लिए और इनसे पहले जाने वालों को बचाने के लिए फैज हमीद का केस इंतहाई कमजोर रखा गया। सिर्फ सियासत में मुदाखलत का एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया। पूरी लिस्ट लिख कर दी थी नून लीग के लोगों की, पीटीआई के लोगों की, पीपल्स पार्टी के लोगों की, एमक्यूएम के लोगों की, फजलुर रहमान के लोगों की, हर बंदे की, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, नेम एनी पार्टी, सबका लिखकर दिया था कि जनाब इन सारों को बुलाएं, बुलाकर पूछें सियासत में कहां कहां पे किस किस ने मुदाखलत की। उसमें बहुत सारे जर्नैल और बहुत सारे पर्दा नशीन उसके अंदर फंसते थे। लेकिन उन सबको बचाने के लिए यह गोल मोल किस्म का जुमला जरूर शामिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से सियासत में मुदाखलत के मामले पे फैज हमीद पे सही तरीके से ट्रायल नहीं चलाया गया। अगर सही तरीके से ट्रायल चलाते तो कई जर्नैल लटक जाते, कई बंदे और इसके अंदर आ जाते, कई सियासतदान भी इसमें आ जाते और पाकिस्तान में अच्छा खासा सफाया हो जाता गंद का। लेकिन बदकिस्मती से यह नहीं किया गया। बाकी जर्नैलों के साथ क्या होगा? अच्छा, क्या इमरान खान को इसमें सजा हो सकती है? इसके लिए क्या इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुल्क का साबिक वजीर आजम है और वजीर आजम को कोई सीक्रेट एक्ट ऐसे नहीं होता कि आप वजीर आजम के साथ आपने कोई चीज शेयर कर दी है। इमरान खान साहब पे एक साइफर वाला मुकदमा बनाया था, वो हाई कोर्ट ने उड़ाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसके अलावा उसके पल्ले और कुछ नहीं है, एक ही मुकदमा बन सकता था। और कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है? क्या वजीर आजम को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा सीक्रेट मामला, तो किसको इन्फॉर्म किए जाएंगे? तो यह भी एक मजायका खेज बात है कि इमरान खान पे इस पे भी एक मुकदमा बन जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इमरान खान साहब पे अगर किसी एक चीज में भी मुकदमा बनाना है और उन्हें फौजी अदालत में लेकर जाना है, तो आलमी सतह के ऊपर इतना रोला बनेगा और पाकिस्तान के अंदर इतना रोला बनेगा
कि जो ये फैसला करेगी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही करेगी ना, आसिम मुनीर साहब ने करना है, तो ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे बाद में। इमरान खान को ये पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं कर सकते। इमरान खान को ये अभी तक पाकिस्तान की अदालतों में कहीं पे पेश नहीं कर सके। ये अदालत को लेकर अडयाला जेल जाते हैं, ये इमरान खान को फौजी अदालत में लेकर जाएंगे, इनकी ये औकात है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। और फैज हमीद को इमरान खान के साथ जोड़ें तो तब ना, जब फैज हमीद ने पूरी लिस्ट दी है सियासतदानों की, लाओ इन सबको। फिर कब लाएंगे इन सबको, कैसे लाएंगे? तो इमरान खान पे ट्रायल होना है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या बाकी अदालतों में। बाकी अदालतों के अंदर हो सकता है। और अगर इस केस को उसके साथ जोड़ा गया तो पहले फैज हमीद के मामलात को निपटाना पड़ेगा। अब फैज हमीद के पास ऑप्शन क्या है, पहले ये भी आप देख लें। एक तो ये है कि ये अपील में जा सकता है। पहली अपील का जो फोरम है फैज हमीद के लिए वो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो आर्मी चीफ पहला फोरम है। दूसरा फोरम है हाई कोर्ट, तीसरा फोरम है सुप्रीम कोर्ट। तो 3 जगह पर यह अपील कर सकता है और कोई टाइम इसकी पाबंदी नहीं है। यानी जब ये आर्मी चीफ को अपील करेगा फैज हमीद कि भाई मुझे रिलीफ दिया जाए या मेरी अपील सुनी जाए, तो आर्मी चीफ की मर्जी है, जब तक मर्जी ना सुने वो अंदर रख सकता है फैज हमीद को। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का एक और प्रॉब्लम है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, कभी भी नहीं। हमेशा कहेंगे हम सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करते, हमेशा कहेंगे जी हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई। ये पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने ये चूरन रखा हुआ है। वो कहते हैं जी हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, हम गलती से मुबर्रा है। लेकिन इमरान खान का ये एटीट्यूड नहीं है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल एटीट्यूड है। वो ये कहता है कि ठीक है मेरे से गलती हुई, और गलती तस्लीम करता है खुले दिल से जब भी उससे होती है। कहता है ये चीज मेरे से गलत हुई थी, मानता है वो कि बाजुआ को एक्सटेंशन दी मेरी गलती थी, वो मानता है। लेकिन आप देखें ना नवाज शरीफ का एटीट्यूड या जरदारी का, वो अपनी माजी की गलतियों को मानते नहीं है। वो कभी नहीं कहते वो काम हमने गलत किया था, बल्कि वो कहते हैं हमने किया ही नहीं था। लेकिन इमरान खान में इखलाकी जरूरत है, वो मान लेता है। ये एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कर पाती। आसाब किसके मजबूत हैं? अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के आसाब देखें तो वो तो नवाज शरीफ से भी थक जाते हैं। वो बातों का छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समात कभी मुलतवी कर दो, उनको प्लान ही नहीं है उनके पास कुछ। इमरान खान को अंदर डालने के बाद वो बिल्कुल ऐसे लगता है अंधे और बहरे हैं। उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है, आज क्या करना है, कल क्या करना है। वो रोज के रोज नया डिसीजन लेते हैं और समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें हम। ये आदमी तो जेल में जाके भी नहीं टूट रहा, और इमरान खान के पास प्लान है। वो बहुत मजबूत आसाब का मालिक है, और वो जेल में बैठ के भी बड़ा फोकस्ड है, बड़ा कंपोज्ड है, और वो अपना काम दिखा रहा है, और वो काम चल भी रहा है। यही पाकिस्तान के अंदर आप आज सर्वे करवा लें, इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। चले काम करते हैं, मैं ट्विटर के ऊपर ये एक सर्वे डाल देता हूं। मैं एक आधे वीलॉग के बाद आपको इसकी रिपोर्ट शेयर कर दूंगा। इमरान खान जो है ना, वो ट्रेंड ही लड़ाई के लिए हुआ है। वो है ही इस तरह का, उसकी नेचर में है ये कि उसको लड़ना है, उसको मुकाबला करना है। वो मुकाबले के लिए ट्रेंड किया उसने अपने आप को बचपन से आज तक। आप देखो उसकी पूरी जिंदगी मुकाबला है। वो अपने आप से भी मुकाबला करता चला है, और उसको मुकाबले की इतनी आदत है कि आप उसको मुकाबले के लिए चैलेंज कैसे कर सकते हैं। इस वक्त वो अपनी जान दे देगा और आपके लिए सदियों का वबाल बन जाएगा, लेकिन वो आपसे हार नहीं मानेगा। वो आपके साथ मुकाबला करता रहेगा। ये इमरान खान है और ये उसकी पहचान है। अब आने वाले दिनों में मैंने आपको जैसे कि कहा कि आर्मी चीफ की जो रिटायरमेंट है उसके हवाले से मुतालबा जोर पकड़ सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। लंदन में एक एहतजाज की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि बड़े खुफिया तरीके से, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के लिए एक इवेंट डिजाइन किया जा रहा है, और भी 2-3 मुख्तलिफ वेन्यूज पहले रखे गए थे, खुफिया रखा गया था। एक बंदे की स्क्रूटनी की जा रही है जिन बंदों को लाया जाएगा, और ये कोशिश की गई है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, एजेंसियों की जानिब से, कि 500 बंदा किसी भी तरह करके वहां पे इकट्ठा करना है लंदन में, ताकि एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया जाए और पूरी मगरबी दुनिया में यह पैगाम जाए कि जनाब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये एक्सेप्टेबल है, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है यूरोप में भी, अब मगरबी ममालिक में भी। लिहाजा ये बड़ा जोर इसके लिए लगाया जा रहा है, बड़ी कोशिश की जा रही है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं जी हम बाहर आएंगे बहुत बड़ी तादाद में, और हम मुतालबात करेंगे, और हम ये जो लोग अंदर मौजूद होंगे उनके खिलाफ पोस्टर्स भी उठाकर लाएंगे। आर्मी चीफ की अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बारे में अब दावा किया जा रहा है कि वो जरूर ये करेंगे लंदन में कोई प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करेंगे, ये अभी इसकी प्लानिंग वो भी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ प्लानिंग हो रही है, देखते हैं कौन क्या करता है। जो भी होगा वो हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। अब आ जाए नाज़रीन, जो सऊदी अरब वाला मामला ये है क्या, एक इत्तेहाद हुआ है सऊदी अरब में और पाकिस्तान में, ये एक मुआहदा हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, यही शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जब भी ये लोग जाते थे सऊदी अरब,
तो इनको रिसीव करने के लिए कोई छोटा मोटा कोई गवर्नर कोई ऐसे को बंदा आ जाता था और छोटे वुज़रा इनका इस्तकबाल करते थे और इनको कोई खास इतना क्योंकि ये अक्सर जाते आते रहते थे तो इनको वो प्रोटोकॉल उस तरह नहीं मिलता था। लेकिन अब जब शहबाज शरीफ साहब गए तो उनका प्रोटोकॉल यह है कि 21 तोपों की उन्हें सलामी दी गई, फिजा में F-15 जो तैयारे उनके जरिए से उनका इस्तकबाल किया गया, पाकिस्तान के झंडे जगह जगह लहराए गए और घुड़सवारों से उनका महल के अंदर इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये इतना प्रोटोकॉल सऊदी अरब ने क्यों दिया? क्योंकि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक मुआहदा हो रहा है और उस मुआहदे के मुताबिक ये एक दिफाई नौयत का मुआहदा है कि दोनों मुल्कों में से किसी एक के खिलाफ भी जब भी कोई फौजी जारहियत होगी या किसी एक मुल्क के ऊपर हमला होगा तो दोनों मुल्क ये तसव्वुर करेंगे कि ये दूसरे पे भी हमला है। यानी एक ऐसा अलायंस है, यूरोपीय यूनियन के बारे में ये है ना कि यूरोपीय यूनियन के किसी एक मुल्क पे आप अटैक करें तो वो सारे मिलकर जवाब देते हैं कि जनाब एक पर हमला सब पर हमला। ये पॉलिसी सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने अपनाई है। ये मुआहदा वैसे पाकिस्तान को गजा के साथ भी करना चाहिए, वो गरीब है कमजोर है उनके साथ हम मुआहदा नहीं करते, लेकिन गजा के साथ भी करना चाहिए कि गजा पे हमला पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला गजा पे हमला। ये वैसे हमें वहां भी करना चाहिए लेकिन वो गरीब और कमजोर लोग हैं तो वहां पे हम नहीं करते। सऊदी अरब के साथ हमने किया और हरमैन शरीफैन के हिफाजत इसके अंदर एक एलिमेंट बताया गया कि खाना काबा और मस्जिद नबवी की हिफाजत भी पाकिस्तान की फौज करेगी। तो एक्चुअली ये क्या है देखें, ये इसी तरह का